हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल, ये दोनों हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। बोरिंग थे कुछ, क्योंकि असली चीज़ है वो पहले बोरिंग ही लगती है, उसके बाद में आने लगे ना, परीक्षा में आए तब वो बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो जो भी है, ये रीतिकाल का हम आज रिवीजन करेंगे। नोट्स आपने निकाल लिए होंगे, लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा, वरना सुनने से भी होगा थोड़ा बहुत फायदा। तो ये देखिए रीतिकाल। तो रीतिकाल में काल, कालावधि, पूर्वापर सीमा है वो रामचंद्र शुक्ल ने 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना, अर्थात 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी ये 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के मानते हैं। तो ये काल का कोई इसमें खास वो नहीं है, बल्कि देखिए नामकरण, तो उत्तर मध्य काल इसको कहते हैं, और उत्तर मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। अलंकृत काल या अलंकार काल है वो मिश्र बंधुओं ने कहा। दूसरा देखो श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये 2 परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है, इसमें भी पूछ सकते हैं। फिर देखो कलाकाल है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल, कलाकाल। रीति श्रृंगार काल है वो भगीरथ मिश्र, रीति श्रृंगार काल। तो बाकी शास्त्रीय मुक्त परंपरा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। संवर्धन काल है वो राम खिलावन पांडे ने कहा है, जबकि हरास काल है वो शंभुनाथ सिंह ने कहा है। तो ये देखिए आप कि रीतिकाल में सबसे बड़ा विवाद ये है कि इसमें रीति तत्व की प्रधानता है या श्रृंगार की। तो श्रृंगार की प्रधानता तो प्राय सभी युगों में है, इसलिए रीतिकाल नाम ही इसका अधिक उपयुक्त है। नामकरण में ये चीज हम देख सकते हैं। रीति देखिए, रीति का अर्थ मार्ग, जो संस्कृत में लेते आए, रिंग जोड़ तीज परते, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी में रीति काव्य से तात्पर्य है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, कि विशिष्ट उद्देश्य या प्रवृत्ति के तहत रचित काव्य से, जिसमें रीति की प्रमुखता रही है, ऐसा जो साहित्य है वो रीतिकाल में यानी आएगा, रीति काव्य उसको कहेंगे। ये देखिए वह काव्य जो काव्यांगों, काव्यांग कौन से होते हैं? काव्य लक्षण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, शब्द शक्ति है, छंद अलंकार रस, ये सब में वो काव्यांग है। इनको ध्यान में रख करके लिखा गया उसे रीति काव्य कहते हैं। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार मानकर रचा गया काव्य हम हिंदी में रीति काव्य कह सकते हैं। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो ये काव्यांग निरूपण या पद्धति या शैली अर्थ में हुआ है। रीति ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ। ये आपको पक्का याद रखना है। लक्षण ग्रंथ कौन से होते हैं? जिनमें काव्यांगों के लक्षण देखकर उसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हों, ऐसे ग्रंथ हैं वो लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे कवि कुल कल्प तरु, चिंतामणि का जो ग्रंथ है ये लक्षण ग्रंथ है। लक्ष्य ग्रंथ है वो जिसमें लक्षण नहीं दिए जाते कि भी अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, श्लेष अलंकार की क्या विशेषता है या उसके लक्षण क्या हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना लक्षण दिए उनका ध्यान रखकर लिखा गया काव्य है वो लक्ष्य ग्रंथ कहलाता है। बिहारी सत्सी ये वो लक्ष्य ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ नहीं है। और रीतिकाल में नायक नायिका भेद है, उस पर सबसे अधिक ग्रंथ लिखे गए, दूसरे नंबर पर अलंकारों पर और बाकी विविधांगों पर। परिस्थिति वगैरह है वो इसमें ज्यादा आपको इस पर ध्यान मेरे अनुसार नहीं देना है, बाकी आप जाने। फिर आगे देखो, रीतिकाल में प्रचलित 3 काव्य धाराएं हैं, यानी यहां कवियों को 3 भागों में, 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था ना भिखारीदास वाला, कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि है। तो ये वो रीतिबद्ध नहीं पूछा था, बल्कि क्या पूछा था? सर्वांग निरूपक। रीतिबद्ध में ही 3 आगे हम कैटेगरी कर लेंगे। पहले रीतिबद्ध को देखिए, रीति के बंधन में बंधे हुए कवि हैं वो रीतिबद्ध कहलाए, और एक काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना इन्होंने की। इनमें चिंतामणि है, मतीराम है, कवि देव हैं, जसवंत सिंह है, भिखारीदास हैं, कुलपति मिश्र, दुल है आदि हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने तो बिहारी को भी रीतिबद्ध ही माना है, जबकि ये रीति सिद्ध कवि हैं
और आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रीति मुक्त कवि ऐसे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना तो की है, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्र हृदय वृत्तियों के आधार पर काव्य की रचना की, यानी वो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। ये 5 जो याद रखेगा ने, और एक बिहारी को वो प्रश्न कर सकता है इसमें रीतिबद्ध और रीति मुक्त में से। तो ये 5 हैं, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर हैं, द्विजदेव हैं। ये 5 कवि हैं वो रीति मुक्त हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और रीति सिद्ध कवि में बिहारी से भी काम आपका चल जाएगा। यानी रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? ऐसे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की या लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन रीति का भली भांति पालन अपने ग्रंथों में किया है। यानी ये रीति को ध्यान में रख करके उसकी रचना करते हैं और उसका पालन करने में ये पारंगत भी हैं। कहने का मतलब है इनको काव्यांगों का पूरा ज्ञान है। बस ये रचना है ने वो काव्य की करते हैं अलग से। इनमें बिहारी को ले सकते हैं। बिहारी के अलावा सेनापति, पृथ्वी सिंह है, इनका उपनाम पूछेंगे रसनिधि। पृथ्वी सिंह का उपनाम क्या है? रसनिधि है। कवि वृंद है, नेवाज है, हठीजी हैं, ये इनको मान सकते हैं। तो अब देखो रीतिबद्ध है, तो रीतिबद्ध है इनको 2 वर्गों में विभाजित करेंगे, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। तो सर्वांग निरूपक में तो काव्य के सारे अंग आएंगे, दशांग भी कहते हैं उसको। तो ये सारे अंग आ गए, जैसे छंद, अलंकार, ये सारे लेंगे। विशिष्टांग है उसमें 3 ही आएंगे, छंद, अलंकार और रस। ये 3 है वो विशिष्टांग में आते हैं। तो ये देखिए आप है कि सर्वांग निरूपक कवि आपको पक्के याद रखने हैं, यानी जिन्होंने सभी काव्यांगों का निरूपण किया वो सर्वांग निरूपक के कवि हैं। और चिंतामणि है, चिंतामणि देखो कवि कुल कल्पतरु, इनकी रचना का नाम है, ये लक्षण ग्रंथ है। इसके अलावा देखो कुलपति मिश्र है, श्रीपति है, कवि देव हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास, इन्हें आचार्य भी कहा जाता है। ये ऐसे जो ये रीतिबद्ध कवि हैं ये आचार्य भी हैं। विशिष्टांग निरूपक कवि हैं, इसमें रस, अलंकार व छंद, ये 3 अंग हैं वो विशिष्टांग माने जाते हैं। और ये इनमें अलग अलग कर सकते हैं। जैसे रस निरूपक है, तो रस निरूपक कवि पद्माकर, मतीराम, कवितोष, याकूब खां, गिरधर दास आदि हैं। और अलंकार निरूपक है ये भूषण दुल है, मतीराम अलंकार निरूपक भी हैं, और पद्माकर। छंद निरूपक कवि हैं, उनमें भी भिखारीदास है, राम सहाय है, मतीराम भी इनको, यानी मतीराम तीनों में आ सकता है। फिर देखो प्रवृत्तियां, रीतिकालीन प्रवृत्तियों को जरूर ध्यान में रखोगे मोटे मोटे रूप में। एक तो इन्होंने रीति निरूपण किया, रीति निरूपण है या श्रृंगारिकता है वो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यानी मुख्य प्रधान प्रवृत्तियां 2 मानी जाती हैं, रीति निरूपण और श्रृंगारिकता, ये प्रधान प्रवृत्तियां। तो ये देखो इन्होंने रीति निरूपण है और रीति ग्रंथों की इन्होंने रचना की, ये ध्यान में रखना है। जैसे केशवदास है, वो हैं तो काल की दृष्टि भक्ति काल की कवि हैं, लेकिन फिर भी ये इसमें माने जाते हैं। और कवि देव है, चिंतामणि, पद्माकर, भूषण, ये सब इन्होंने रीति का पालन किया है। फिर देखिए रीति निरूपण है वो रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगारिकता है, श्रृंगार के दोनों पक्षों का विवेचन हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है कि यानी इसमें 2 पक्ष होते हैं, वियोग और संयोग, ये लेकर के दोनों में अंतर है। देखो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध है, उन्होंने संयोग का अधिक वर्णन किया है, जबकि रीति मुक्त कवियों ने विप्रलंब या वियोग या विरह का अधिक वर्णन किया है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकालीन काव्य का प्राण है, ऐसा माना जाता है। फिर देखो अगला देखिए आप अलंकारिकता। तो अलंकारों को इन्होंने साध्य मान लिया, साधन के स्थान पर ये साध्य बन गए हैं, और शब्दालंकार व अर्थालंकार का प्रचुर प्रयोग इसमें हुआ है। काव्य में पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन अभिव्यक्त हुआ है। कहने का मतलब है कि रीतिकालीन कवियों का अलंकारों के प्रति अत्यधिक मोह रहा है। प्रकृति चित्रण आलंबन के रूप में न होकर उद्दीपन रूप में ही अधिक हुए, लेकिन षड ऋतु वर्णन और 12 मासा का भी चित्रण हुआ है। षड ऋतु वर्णन है वो सेनापति इसके खास हैं। और फिर अगली जो प्रवृत्ति है वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा इन्होंने फिर से की है, जो भक्ति काल में लुप्त हो गई थी। आदिकाली वाली जो विशेषता है वो दरबारीपन और आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें फिर आ गई, जिनमें कवि भूषण है, देव है, पद्माकर, सूदन आदि ने वीर काव्यों की रचना भी की है। फिर देखो
नीति, भक्ति और उपदेश पर काव्यों की रचना हुई, लेकिन ये कम हुई। नारी चित्रण है वो नक्शिक वर्णन इन्होंने ज्यादा किया, और इनका वर्णन प्राय वो पंकिल वासनापूर्ण है। फिर अगला देखो, विषयों की विविधता, ज्योतिष, पुराण, कामशास्त्र, नीति, भक्ति आदि सब पर लिखा गया। रीतिसिद्ध कवि काव्य में ये ज्यादा लिखा गया। ब्रज भाषा है उसका प्रयोग रीतिकाल में खूब हुआ, और ये जो घनानंद हैं वो रीतिकाल में प्रसिद्ध रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। जिसके प्रशंसक हैं वो ब्रजनाथ हैं। ब्रजनाथ है ने उन्होंने ये घनानंद के बारे में कहा है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाना। तो ये कथन पहले सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, इसका ध्यान रखना। नाम ये आगे, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण। हमें ऐसा लगता है कि ये कथन घनानंद का है, यानी ये पंक्ति घनानंद की है, तो घनानंद की नहीं है, ब्रजनाथ की है, जो घनानंद के बारे में कही गई है। ये ध्यान रखना आपको। फिर आगे देखिए आप, मधुर ब्रज भाषा के नाम से, यानी किसकी भाषा है जो मधुर है, मधुर ब्रज भाषा, ये मती नाम की है। समाहार ब्रज भाषा है वो बिहारी की है। और इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है, किसमें, रीतिबद्ध काव्य में और इनमें। काव्य शैलियां दोनों ही प्रचलित थी, प्रबंध और मुक्तक, लेकिन मुक्तक का बोलबाला अधिक रहा, इसकी प्रधानता रही। छंदों में 2 छंद की प्रधानता है, लेकिन इसके अलावा जैसे घनानंद है उन्होंने कवित, सवैया आदि की रचना भी खूब अच्छी तरह से की है। फिर है रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियां। तो रीतिमुक्त काव्य में देखो आप, विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति है, यानी रीतिबद्ध कवियों का प्रेम क्रीड़ा परक है, जबकि रीति मुक्त कवियों का प्रेम पीड़ा परक है, यानी विरह की भावना अधिक है। प्रेम की पीर का स्पष्ट प्रभाव है, विरह की सात्विक अनुभूति की गहन अभिव्यंजना हुई। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है आपको, ये ध्यान। रीति मुक्त जो काव्य है उसमें मांसलवाद नहीं है, स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण है, यानी उदात्त प्रेम है वो दिखाया गया है। फिर देखिए आत्म, यानी स्वच्छंदता भी इसकी खास विशेषता है। इन्होंने वैयक्तिक रूप से अपने अपने प्रेम की सबने बखान किया है। प्रकृति चित्रण वो तो उद्दीपन रूप में ही है। और शुद्ध एवं साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ, यानी लोकोक्ति, मुहावरे, ऐसे जो लाक्षणिक भाषा है उसका प्रयोग अधिक हुआ। मुक्त काव्य शैली का प्रयोग भी अधिक हुआ, और श्रृंगार का उदात्त चित्रण हुआ है, ये पक्का याद रखना है। श्रृंगार का उदात्त चित्रण, यानी इनकी जो है ना वो वासना उन्मुक्त इनका प्रेम माना गया है। फिर देखिए आप, रीतिमुक्त कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ ने लिखकर स्वच्छंद रीति से अपने भावों की अभिव्यंजना की है। यह भगीरथ मिश्र का स्टेटमेंट है। रीति काव्य हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास था। एक बार फिर सुन ले, रीति काव्य हिंदी में स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास था, यह शुक्ल का कथन है। फिर देखो भक्ति काल में भी रीति काव्य रचा गया था। हित तरिंगिणी है वो हिंदी में पहला रीति काव्य ग्रंथ माना जा सकता है। जो हित तरिंगिणी है वो कृपाराम का, और ये 1598 विक्रम संवत में लिखा गया। 1541 ईस्वी मान लो आप। साहित्य लहरी 1607 विक्रम संवत में, ये सूरदास। रसमंजरी है वो नंददास की। ये भक्तिकालीन रचनाएं हैं, लेकिन वैसे रीति काव्य में आती हैं। श्रृंगार सागर है वो मोहनलाल का, और बरवे नाई का भेद ये रहीम 1640 विक्रम संवत। ये क्रमशः बताए मैंने आपको। फिर आगे देखिए आप, रीतिकाल रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक हैं केशवदास। ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम सभी काव्यांगों का प्रयोग व निरूपण करने वाले कवि केशवदास थे, ये शुक्ल के अनुसार है। फिर आगे देखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं वो बिहारी हैं। प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी। फिर है रीतिकाल का प्रवर्तक किसने क्या माना, ये प्रश्न भी पूछते रहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना। इन्होंने केशवदास को नहीं माना, क्योंकि केशवदास की जो कवि प्रिय रचना है वो 1601 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में 50 वर्षों तक ये परंपरा आगे नहीं बढ़ी, इसलिए इनको प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। और केशवदास वैसे भी अलंकारवादी हैं, हिंदी के प्रथम आचार्य भी हैं।
लेकिन ये अलंकारवादी हैं, जबकि ये रीति परंपरा के कवि हैं, वो रसवादी हैं प्राय। फिर ठीक आगे देखो आप, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय और नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और इसी प्रकार से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, उन्होंने कृपाराम को प्रवर्तक माना। विश्वनाथ की कृपा होगी, ये याद रखना है। आगे देखो, हम सबसे पहले केशवदास को ले रहे हैं। केशवदास के बारे में हम पहले पढ़ चुके, लेकिन फिर भी इनकी रचनाएं हैं वो थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेंगी। केशव का काव्यांग निरूपण है वो भामय और उद्भट की परंपरा का है। इन्होंने केशव काल की दृष्टि से भक्तिकालीन और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकालीन कवि हैं। श्रेष्ठ रीतिपद कवि माने जाते हैं केशवदास। इनकी रचना देखो, रसिक प्रिया, इसमें आपको काल, रचना काल का ध्यान रखना है, 1591 ईस्वी, यानी 1591। इसमें 16 प्रकाश है और सच्चे कवि रूप का दर्शन इसमें होता है। फिर आगे देखो, कवि प्रिया, ये 1601 ईस्वी, इसमें 16 प्रभाव हैं। और ये केशव के आचार्यत्व कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसमें हुई। अच्छा पेपर आता है तो वैसे प्रश्न पूछते हैं कि केशवदास के आचार्यत्व और कवित्व की अभिव्यक्ति कौन से ग्रंथ में हुई है, तो ये कवि प्रिया में हुई है। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को सुबोध बनाया गया है। ये इस ग्रंथ की रचना राय प्रवीण, जो इंद्रजीत सिंह है कि पतिव्रता गणिका नर्तकी थी, को काव्य शिक्षा देने के लिए की गई। फिर देखो छंदमाला, छंदमाला इन्होंने, इनके 3 जो ग्रंथ हैं वो रीति ग्रंथ हो गए, रीति काव्य में आते हैं, जिनमें देखो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। फिर रत्न बावनी इनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये भी इनका ग्रंथ है। फिर आगे देखो, जहांगीर जस चंद्रिका, ये प्रशस्ति प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित, ये भी इन्होंने वीर चरित्र के रूप में लिखा है। विज्ञान गीता है वो इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये 12 मासा और नक्शिक भी इन्होंने लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ क्या नाम है, हिंदी साहित्य का अतीत में श्रृंगार काल के कवियों को 3 श्रेणियों, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त व रीति सिद्ध में विभक्त किया है। ये फर्स्ट ग्रेड में पहले पूछा हुआ है कि ऐसा जो है वो किसने, ये वर्गीकरण किसने किया, तो ये किसने किया वर्गीकरण, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर देखो, रामचंद्र शुक्ल की एक उक्ति है वो आपको याद रखनी है, और वो देखिए आप कि केशव केवल उक्ति व चित्रे व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वे मुक्तक रचना के लिए ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के लिए नहीं। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। ये सब मानना है किसका, रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि त्रिपाठी देखो, चिंतामणि त्रिपाठी है, इनका वास्तविक नाम मणिमाल है, और ये तिकवापुर के थे। तिकवापुर, मतीराम भूषण और जटाशंकर इनके भाई बताए जाते हैं, लेकिन ये आजकल इसका कोई भी साक्ष्य वो नहीं मिला है। आश्रयदाता याद रखना है, शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा शिको है, ये इनके आश्रयदाता हैं। सर्वांग निरूपक कवि हैं, और चिंतामणि रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं। रीतिकाल के प्रथम आचार्य चिंतामणि हैं, और हिंदी के प्रथम आचार्य केशवदास हैं। फिर देखो, सर्वांग निरूपक का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने चलाया, और इन्होंने शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ का नाम पहले हम पढ़ चुके हैं, कविकुल कल्प तरु, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना काल है वो आप ध्यान में कर लो, 1700 विक्रम संवत। फिर ये देखिए आप, रसविलास भी इनकी रचना है, रसविलास। और देखो, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये केवल अनुवाद मात्र है, श्रृंगार मंजरी हो रही है, इनकी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। केशव के पश्चात भाषा को नियमानुसार व्यवहित करने वाले चिंतामणि हैं, ऐसा नगेंद्र ने कहा है। फिर अगला देखो, देव, कवि देव है, इनके बारे में प्रश्न पूछते ही रहते हैं। इनका पूरा नाम है वो देवदत्त है। ये आचार्य व कवि दोनों हैं, और इनमें देखो इनका जीवन काल है वो 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक है। इनके पिता का नाम बिहारीलाल दुबे था। आश्रयदाता का नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आजम शाह है। आजम शाह के संरक्षण में इन्होंने भावविलास और अष्टयाम लिखे। अकबर अली खां सुख सागर तरंग, भवानी दत्त वैसे भी इनके हैं,
आश्रयदाता कुशल सिंह भी हैं, सेठ भोगीलाल है जिनके आश्रय में इन्होंने रस विलास लिखा। उद्योत सिंह है, प्रेमचंद्रिका, सुजानमणि दिल्ली के रईस पितराम के पुत्र थे। इनमें जो इनके आधार पर इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो सुजान विनोद। फिर देव ने चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना भी की, तात्पर्य ऐसा माना जाता है हिंदी में, संस्कृत में अलग है। 34वां संचारी भाव छल है, वो शुक्ल ने ही इसने देव ने ही जो है वो 34वां संचारी भाव माना छल को। शुक्ल ने छल को अवहिथा कहा, यानी मान्य नहीं हुआ। आपको देव की ये बात याद रखनी है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो ये जो है वो किसने कहा? देव ने अभिधा को ही उत्तम माना है। फिर ये देखिए आप, रीतिकाल के एकमात्र कवि कौन से हैं जिन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में स्वरचित उदाहरण लिए हैं? तो वो देव ही हैं। देव रीतिबद्ध रसाचार्य हैं। इनकी तुलना वो बिहारी से की जाती है। 72 ग्रंथ इनके बताते हैं, लेकिन शुक्ल ने 25 इनकी संख्या है वो मानी है। अष्टयाम के बारे में देखो, दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। भावविलास है, इसमें श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद इसका वर्णन किया गया है। देव शतक है, वो इनका अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। देवचरित जो है वो कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंधात्मक खंड काव्य है। राग रत्नाकर शब्द रसायन याद रखना, इसमें विविध काव्यों का वर्णन है। शब्द रसायन इनका और रीति ग्रंथ है। जाति विलास है। फिर आगे देखो आप, अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र है, ये बिहारी के भांजे थे। महाराजा राम सिंह इनके आश्रयदाता है। ये पहले आचार्य और फिर कवि हैं। इनकी रचना का नाम ध्यान में रखो, एक रस रहस्य संग्राम सार, रस रहस्य पक्का याद रखना है। फिर है भिखारीदास। तो भिखारीदास है वो टोंगा गांव के थे और इनके आश्रयदाता का नाम याद रखना है हिंदूपति सिंह है। रस सारांश इनकी रचना का नाम है। काव्य निर्णय पहले ही पूछ चुके, तो ये मैं हमेशा ही बताता हूं कि नौकरी नहीं मिली तो भिखारी यानी भीख मांगने का निर्णय किया। भिखारीदास ने काव्य निर्णय, और वो भी श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार करके ऐसे तो कोई देगा नहीं, श्रृंगार निर्णय। छंदार्णव पिंगल और शतरंज सत्तिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। भिखारीदास इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास भिखारीदास ने किया और तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण किया। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। सोमनाथ, जिनको शशिनाथ भी कहते हैं, ये महाराजा प्रताप सिंह भरतपुर के जो हैं इनके ही आश्रय में रहे। इनकी ग्रंथ का एक ग्रंथ का नाम पक्का याद रखना है, रस पीयूष निधि। पीयूष में यू बड़ा, पी भी बड़ी, से दूसरा। श्रृंगार विलास, सुजान विलास। फिर है प्रताप सिंह, इनकी रचना याद रख लो बस, जय सिंह प्रकाश और श्रृंगार मंजरी। इन्होंने बिहारी सतसई पर भी टीका लिखी। फिर कवि गवाल हैं, ये सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं और ये रीतिकाल के अंतिम सर्वांग निरूपक कवि हैं। फिर देखो इनकी रचना है वो कुब्जाष्टक है, रसिकानंद और कुब्जाष्टक। अगला देखो आप, सर्व रस निरूपक कवि नवरस, ये पद्माकर है। तो बिहारी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। बिहारी व पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहे जाते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं, जबकि पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं, ऐसा शुक्ल का भी मानना है। और फिर देखो इनके आश्रयदाता हैं वो रघुनाथ राव अप्पा, ये तो छोड़, जयपुर के राजा प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह थे। उदयपुर नरेश से महाराजा भीम सिंह भी थे और दौलतराव सिंधिया भी थे। इनकी रचना आपको याद रखनी है, जगत विनोद। जगत विनोद, महाराजा जगत सिंह के आश्रय में इन्होंने ये रचना की। इसमें जगत विनोद नाम है, इसमें श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है। पद्म आभरण भी है, इसमें अलंकारों का वर्णन है। फिर देखो गंगा लहरी, इनका अच्छा काव्य है जिसमें गंगा का महात्म्य बताया गया। महात्म्य नहीं होता, महात्म्य। हिम्मत बहादुर विरुदावली है इनकी रचना, ये वीरस की रचना है और प्रताप सिंह विरुदावली है। बेनी प्रवीण है, इनकी रचना का नाम याद रखो, श्रृंगार भूषण। श्रृंगार भूषण है वो भूषण की रचना नहीं है। याकूब खां की रचना का नाम याद रख लो, रसभूषण। याकूब है वो बहुत पान खाए तो रसों भरेड़ो ही रहे तो रसभूषण।
महाराजा राम सिंह है, ये कवि का नाम है और इनकी रचना है जुगविलास, जुगल विलास, जुगविलास नहीं जुगल विलास। इसकी देव के अष्टयाम से तुलना की जाती है। फिर देखो श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं मतीराम, मतीराम भी इसमें हैं। तो मतीराम है, इनके आश्रय दाता हैं वो जहांगीर हैं और स्वरूप सिंह बुंदेला, भाव सिंह हाड़ा। इनकी रचना पक्की याद रखनी है कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि देखो आदमी शरीर सुंदर होता है या बुद्धि सुंदर होती है, दोनों में से बुद्धि सुंदर है, बुद्धि सुंदर होनी चाहिए, फिर शरीर है वो कैसा भी है वो चल सकता है। तो ये देखिए आप है, और सुंदर है वो ललित को भी सुंदर कहते हैं, ललाम को भी सुंदर कहते हैं। तो ललित ललाम है वो इनकी रचना का नाम है। बताओ फूल है वो भी सुंदर ही होता है ना, तो फूल मंजरी भी इनकी रचना का नाम है और रसराज भी इनकी रचना का नाम है। इन्होंने सतसई भी लिखी थी। भाव है भाषा में कृत्रिमता नहीं है, भाषा शब्दाडंबरों से पूरी तरह मुक्त है, ऐसा शुक्ल ने इनके बारे में कहा। फिर देखो नायक नायिका भेद निरूपक है वो कालिदास त्रिवेदी हैं, जिनके बारे में कालिदास राजा जंजीरा, कालिदास हजारा, जंजीरा, वर वधु विनोद, ये हम इनके ग्रंथ पहले पढ़ चुके। महाराजा जसवंत सिंह है, इनका भाषा भूषण है, इनका देखो भाषा भूषण है वो ग्रंथ का नाम है। याकूब खां का क्या था, रसभूषण। दोनों में अंतर कर लेंगे, अंतर करना है आपको। फिर इसके बाद में देखो आप एक कवि भूषण, भूषण इंपॉर्टेंट है, इनको रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक मौजूद थे और छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला और साहू जी के आश्रय में रह चुके। इनका मूल नाम घनश्याम बताया जाता है। भूषण की उपाधि किसने दी, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका। चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति रीति निरूपण का तिरस्कार करके यानी उपेक्षा करके केवल वीरस परक राज प्रशस्तियों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करने वाले कवि भूषण है। तो रीतिकाल में भी वीर काव्य की रचना करने वाले ये हैं। ओज और वीरस के कवि कहे जाते हैं। इनमें शिवराज भूषण, ये पक्का याद रखना है, ये इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में 105 अलंकारों का इसमें इन्होंने जिक्र किया है। फिर अगला देखो छत्रसाल दशक है, इनकी ग्रंथ का नाम एक है छत्रसाल दशक और एक है शिवा बावनी। तो शिवा बावनी में तो शिवाजी की प्रशस्ति है और छत्रसाल दशक है, इसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। अन्य ग्रंथ है वो भूषण हजारा है, भूषण उल्लास है और दूषण उल्लास है और वीरस और ओजगुण के ये कवि हैं। फिर देखो वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि। ये शुक्ल ने भूषण के बारे में कहा है। इंद्र जिमी जंब पर, वाडव सुवंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये और किनका है, भूषण का। इसमें कवित है मनहण कवित। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है और इनकी रचना है। फिर ये देखे कहा जाता है महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था, इतना सम्मान दिया। तभी इन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता कि मैं किसको अच्छा मानूं, शिवाजी को या फिर छत्रसाल को। ये पंक्ति भी आ सकती है, तो ऐसा ध्यान कर लेना आप। कवि गोप, कवि गोप है, इनकी एक रचना याद रख लो बस, रामचंद्र आभरण। फिर देखो दुल्हे कवि, दुल्हे कवि की एक रचना याद रखो, कवि कुल कंठाभरण। दुल्लो बलंजना ज्ञान कंठा माजिया, कवि कुल कंठाभरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये छंदो निरूपक है, इनमें मुरलीधर भूषण है, ज्यादातर दशरथ कवि है। ये वृत्त विचार इन्होंने लिखा था, ये कोई खास नहीं है। फिर आगे देखो रीतिसिद्ध काव्य की विशेषताएं। तो रीतिसिद्ध काव्य की विशेषताएं वो श्रृंगारिकता है, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि संयोग का अधिक वर्णन हुआ। बिहारी ने संयोग का ही अधिक वर्णन किया है। नायिका क्या हुई, घड़ी की पेंडुलम हो गई, तो ऐसा शुक्ल ने कहा है। फिर देखो भक्ति वर्णन है, नीति वर्णन है, प्रकृति वर्णन, क्योंकि इसमें कवि वृंद और ये हैं सेनापति, तो इन्होंने खास अच्छा वर्णन किया है। नक्शिक वर्णन इनकी प्रमुख विशेषता है। रीति काव्य मादकता का साहित्य है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बहुज्ञता इनकी खास विशेषता है, जो रीतिबद्ध कवियों में नहीं है। बहुज्ञता है वो बिहारी में ही पाई जाती है। अनेक विषय, यानी जैसे
भौगोलिकता का मतलब है कि ज्योतिष भी है, विज्ञान भी है, राजनीति है, पुराण है, गणित है, इन बहुविध विषयों का ज्ञान था इनको। कलापक्ष की विशेषताएं है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और क्योंकि रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, और खड़ी बोली का स्वर्णकाल आधुनिक काल ही है, आधुनिक काल में भी छायावाद है। फिर आगे देखिए शैली, इनकी मुक्तक शैली है। बिहारी की शैली है वो समासोक्ति या फिर समाहार शैली है, जिसमें गागर में सागर भरना माना जाता है। बिहारी ने गागर में सागर भराया, ऐसा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कहा। छंद दोहा छंद इनका खास रहा, और अलंकारों में बताई दिया बिहारी का जो है वो कौन सा अलंकार इनका पसंदीदा है, श्लेष अलंकार। बाकी उपमा रूपक सब का प्रयोग हुआ है। रस में श्रृंगार रस की अधिक, श्रृंगार रस से उसका अधिक परिपाक हुआ। फिर देखो बिहारी लाल, बिहारी लाल का पक्का याद रखना है, जीवन काल 1595 ईस्वी, और इनका देहांत है वो 1663 ईस्वी। और एक जो है ना उसमें बता दिया था कि 1562 में आपने बता दिया बिहारी सतसई की रचना, तो वो 1562 तो आप ये कॉमन सेंस की बात है। 1595 में जो आदमी जन्मा है तो वो 1662 है, अगर है तो आप करेक्ट कर लेना, 1662 ईस्वी है। इनका ससुराल है वो मथुरा था, और इनका जन्म स्थान है वो ग्वालियर है। ये ग्वालियर के माथुर चौबे थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कहा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है, और आचार्य तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये इसके लिए जाने जाते हैं। ये शाहजहां के कृपा पात्र थे। ये देखो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, इस पर इनको एक यानी जय सिंह के ये दरबारी कवि थे, मिर्जा राजा जय सिंह, और इनको काली पहाड़ी गांव दे दिया था, और भविष्य में प्रत्येक छंद पर एक सोने के अशरफी या मोहर देने की घोषणा की, और इसके बाद में वो आमेर दरबार के राजकवि बन गए। राम सिंह का विद्यारंभ संस्कार है वो भी इन्होंने करवाया था। फिर देखो इन पर बिहारी सतसई है, इस पर कई टीकाएं भी लिखी है, लेकिन बिहारी पद्म सिंह शर्मा ने तो बिहारी को बड़ा माना, और मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा माना। राधाचंद्र स्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। फिर आगे देखिए बिहारी सतसई के बारे में हजारी प्रसाद ने कहा है, ये रसिक जनों का कंठाहार है। बिहारी रीति सिद्ध कवियों में नहीं बल्कि संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, और इनकी रचना है वो बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं। वैसे अलग अलग संख्या है, 719 भी मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और 26 भी मानते हैं। बादशाह ब्रज है, दोहा छंद में लिखी गई है, और बिहारी सतसई है वो मुक्त काव्य परंपरा का शक्ति काव्य कहा जाता है। बिहारी ने केवल एक रचना के कारण ये प्रसिद्ध हो गए। रचना बताई दी आपको 1662 ईस्वी में है। कई टीकाएं लिखी। प्रथम टीका है वो इनके दत्तक पुत्र कृष्णलाल ने लिखी। दूसरी टीका है वो मान सिंह जैन, जो मान कवि के नाम से हैं, उन्होंने लिखी। कर्ण ने भी बिहारी सतसई पर साहित्य चंद्रिका लिखी। अमर चंद्रिका लिखने वाले सूरत मिश्र थे, सूरती मिश्र। और देवकीनंदन टीका है वो ठाकुर कवि ने लिखी। बिहारी बिहार इंपॉर्टेंट है, यह अंबिका दत्त व्यास ने लिखी रोला छंद में। और बिहारी रत्नाकर खास इनकी टीका मानी जाती है, ऑथेंटिक प्रामाणिक जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये हिंदी खड़ी बोली में श्रेष्ठ टीका मानी जाती है, श्रेष्ठ टीका बिहारी रत्नाकर। और ये इसका काल है वो 1979 विक्रम संवत है, यानी 1921 ईस्वी। 21 नहीं है तो 22वीं, 21 में शुरू की और 22 में ये पूरी हुई। आनंदीलाल शर्मा ने फारसी में टीका लिखी है। ग्रियर्सन ने बिहारी सतसई की भूमिका अंग्रेजी में लिखी थी। फिर आगे देखो ये बिहारी सतसई है वो मूलतः शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में दोहा छंद में रचित श्रृंगार रस प्रधान मुक्त काव्य है। ये पूरा हो गया इसके बारे में। गाथा सप्तशती, अमरूक सप्तशती है, एक आर्या सप्तशती है, ये इनके आधार रहे हैं। फिर आगे देखिए सतसई के दोहों को नावक के तीर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ऐसा कहीं मिला है लिखा हुआ। श्लेष बिहारी का प्रिय अलंकार था। ये पक्का याद रखना है, ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो ग्रियर्सन का संबंध आप यूरोप से करोगे, यूरोपी तो थे ये। और फिर देखिए आप पद्म सिंह शर्मा ने अपनी रचना बिहारी सतसई की भूमिका में बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी का। पद्म सिंह शर्मा, शर्मा तो है, शर्मा तो सक्री चाहिए ना। और
शुक्ल ने देखो श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना है। बिहारी छोटे से छंद में इतना रस भर सके हैं कि उनके दो एक क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद में देखो सेनापति हैं, तो सेनापति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो दो इनके ग्रंथ हैं, बस वो याद रखने हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। इनका प्रिय अलंकार जो है वो श्लेष है और उत्कृष्ट ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। रस निधि है, इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह थाई। फिर देखो ये रत्न हजारा है, वो इनकी रचना का नाम है। कवि वृंद हैं, इनका नाम वृंदावन था। औरंगजेब और राज सिंह के ये आश्रय में रहे और इन्होंने यमक सतसई लिखी। फिर कवि नेवाज है, इनका शकुंतला नाटक है। फिर आगे आ जाओ आप रीतिमुक्त कवि। तो रीतिमुक्त कवि हैं, इनको स्वच्छंद काव्य धारा के कवि भी कहा जाता है। आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये इनकी विशेषता है। आत्म प्रधान एवं व्यक्ति पर काव्य है, ये रूढ़ियों से मुक्त है, कल्पना का प्राचुर्य है और भाव प्रधान अधिक है, रूप प्रधान कम है। प्रेम वर्णन इनका व्यथा प्रधान है। तो ये देखो स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी होता है, तो इसमें प्रेम की उदात्तता है, इंद्रिय वासना नहीं है। घनानंद के बारे में देखो 1689 ईस्वी में इनका जन्म है। ये रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और जाति के कायस थे। इनकी प्रेमिका नाम सुजान था जो नर्तकी थी और इनको देश निकाला दे दिया था। वृंदावन चले गए थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और नादिर शाह के सिपाहियों ने जब इनसे जर 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 कहा तो इन्होंने 3 मुट्ठी भर के धूल की दे दी, रज रज रज, क्योंकि ये मीर मुंशी थे ना, इसलिए कि इनके पास खजाने की चाबी है। और अंतिम समय में इन्होंने एक कवि छंद लिखा था, बहुत दिनन की अवधि आस पास परे, सुजान को लेकर के। और घनानंद हैं, वो रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं, यानी प्रेम के गंभीर कवि हैं। शुक्ल ने घनानंद को रोमांटिक धारा का श्रेष्ठ कवि माना है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं, ऐसा शुक्ल ने कहा है। शुक्ल ने यह भी कहा है, देखो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये शुक्ल का कथन है घनानंद के प्रति। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, यानी घनानंद का था, वैसा किसी कवि का नहीं। इनमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व चित्र की छटा दिखाई देती है, ये शुक्ल का है कथन है। घनानंद के काव्य में श्रृंगार का उदात्त रूप मिलता है, संयोग वियोग की अपेक्षा मौन रहा, यानी कहने मतलब कि इन्होंने वियोग का वर्णन अधिक किया है। घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं है। फिर आगे देखिए लाक्षणिक भाषा इनकी विशेषता, ये पहले सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद का ही है। घनानंद के कवित हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। रस खान के सवैया और घनानंद के कवित। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में करवाया। इनकी रचना देखो, सुजान सागर, वीरय लीला, लोकसार, कोक सागर, रस के लीवली और घनानंद कवित इसका ही। फिर देखो आलम कवि हैं, ये जाति से ब्राह्मण थे। शेख नामक रंगरेजनी के प्रेम पढ़कर उससे विवाह कर दिया, धर्म चेंज कर लिया इन्होंने। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे और ये घनानंद व रस खान की कोटि के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं वो माधवानल, कामकंदला, सुदामाचरित और श्याम स्नेही है। बोधा है, इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा तुलसी की जन्मभूमि के थे, राजापुर के, और ये सुभान वैश्य से इनका संबंध रहा है, सुबहान या सुभान। फिर देखो स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले प्रेम की पीर के कवि हैं। इनकी रचनाएं जरूर याद रखनी है, वीरय बारिश और इश्कनामा, ये 2 रचनाएं याद रखें, और ये अपनी अकृत्रिमता और स्वाभाविकता के लिए प्रसिद्ध हैं। देखो ये देखो, ठाकुर ने लोकोक्तियों द्वारा, घनानंद ने लक्षणाओं के बल से तथा आलम ने अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार का आश्रय ग्रहण किया है, लेकिन बोधा ने स्वाभाविकता को अपनाया है। बोधा कहीं कहीं अधिक खुले व बाजारू हो गए, ये इनके बारे में कहा जाता है। ठाकुर का पूरा नाम ठाकुर ठसक था। ये हिम्मत बहादुर के अपमानित किए जाने पर इन्होंने सभा में तलवार निकाल ली थी।
इनके काव्य में अकृत्रिमता पाई जाती है। ठाकुर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग कर नया मार्ग अपनाना, और इनमें भी इन्होंने मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग किया। ठाकुर ने दरबारी होते हुए भी आश्रयदाता की अतिरंजित कोई प्रशंसा नहीं की। फिर इन्होंने देखो ये ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी रचनाएं हैं, और इन्होंने देवकीनंदन टीका वो बिहारी सतसई पर लिखी। द्विजदेव हैं, ये इनका मूल नाम अयोध्या के राजा मान सिंह का नाम ही द्विजदेव था। अयोध्या के राजा मान सिंह थे, यही द्विजदेव कहलाई। और फिर देखिए ये रीतिमुक्त व रीतिबद्ध दोनों धाराओं का सम्यक स्पर्श करते हैं। इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है प्रकृति वर्णन। वर्णन में मानवीकरण का स्वच्छंद प्रयोग इन्होंने किया है। और फिर देखो द्विजदेव है वो प्रकृति सौंदर्य प्रेम वीरय के स्वच्छंद कवि रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना का नाम है श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार लतिका। ये रीतिकाल के श्रृंगार परंपरा के अंतिम कवि हैं, अर्थात अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इन किसी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई, ऐसा शुक्ल ने कहा है। ये इन्होंने कहा, तो ये भी हो गया। अब देखो थोड़ा सा अंतर भी ध्यान में रखना है आपको, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में अंतर। तो रीतिबद्ध है वो रीति के बंधन से बंधे हुए हैं, रीतिमुक्त रीति के बंधन से मुक्त है। रीतिबद्ध काव्य वस्तु प्रधान है, जबकि रीतिमुक्त काव्य वो व्यक्ति प्रधान है। फिर देखो रीतिबद्ध कवियों का प्रेम सामाजिक है, जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम स्वच्छंद व आत्मपरक है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम बहुरंगी है, जिसमें मांसलता की प्रधानता है, जबकि रीतिमुक्त कवियों का प्रेम उदात्त एकांगी व एकनिष्ठ है। प्रेम प्रिय प्रश्न आएगा। फिर आगे देखिए आप, रीतिबद्ध कवियों का आधार प्राचीन काव्य शास्त्र हैं, लेकिन रीतिमुक्त कवि हैं वो इनसे मुक्त है। रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य बाद में कवि थे, लेकिन रीतिमुक्त कवि केवल कवि हैं, आचार्य नहीं है। रीतिबद्ध काव्य में बौद्धिकता की प्रधानता है, जबकि रीतिमुक्त काव्य में प्रेम की पीर की प्रधानता है। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य के बाह्य पक्ष पर अधिक ध्यान दिया, जबकि रीतिमुक्त कवियों ने आंतरिक पक्ष पर बल दिया। रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध काव्य धारा में अंतर। रीतिबद्ध काव्य काव्यांगों में लक्षण व उनके उदाहरणों के रूप में रचित हैं, जबकि रीतिसिद्ध काव्य में काव्यांगों के लक्षण तो नहीं दिए होते, लेकिन काव्यांगों के प्रभाव से सृजित काव्य होता है। रीतिबद्ध काव्य का क्षेत्र सीमित है, ये पक्का याद रखना है। रीतिबद्ध काव्य का क्षेत्र है वो सीमित है, जबकि रीतिसिद्ध काव्य वो विस्तृत है, क्योंकि बिहारी हैं वो बहुज्ञ हैं। रीतिबद्ध कवि व आचार्य दोनों थे, जबकि रीतिसिद्ध कवि आद्यंत कवि रहे, यानी इन्होंने आचार्यत्व स्वीकार नहीं किया। रीतिबद्ध प्रबंध व मुक्तक दोनों में रचित हैं, जबकि रीतिसिद्ध काव्य है वो शैली, इनकी शैली है वो मुक्तक ही है। तो ये था आपका रीतिकाल। ये 3 काल हमने अब रिवाइज कर लिए, और आधुनिक काल है वो फर्स्ट गेट से पहले मेरा बताया हुआ है, तो आप यूट्यूब पर उसको देख लें। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से 2-1 आपको जो विधाएं हैं वो छोड़नी है, बाकी अब बहुत ज़्यादा है वो हम इसमें नहीं कर सकेंगे। इनको आप बार बार थोड़ा सा सुन लें, देख लें, सोच लें। आपने नोट्स में टिक कर लिया होगा, उनको जाते समय वो जरूर पढ़ के जाएं और अच्छी तरह से परीक्षा दें। तो ये साहित्य में मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आप थोड़ा सा यानी ब्रीफिंग उसकी हो जाए, तो एक सुना हुआ है वो थोड़ा याद भी रहता है, तो उस दृष्टि से। और फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहने लग गए कि भाई सर आप वो काव्य वो दोबारा कराओ, हिंदी साहित्य का इतिहास हो रहा है, तो ये मैंने करवा दिया है। इसमें खास बातें आपको बता दी हैं। तो ये अपना था हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मस्ती से पेपर दो और परीक्षा की तैयारी करो। धन्यवाद।